गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल अनंत फेथ लर्निंग में आपका स्वागत है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आगे जनवरी में एग्जाम है, उन बच्चों के लिए मैथ का ही नेक्स्ट अगला चैप्टर गुणनखंड लेके आए हैं। इस चैप्टर में बच्चों में इसके दो भाग किए हमने। पहले भाग में आपको गुणनखंड के बारे में बेसिक बातें बताएंगे, ठीक है। इससे अगले भाग में आपको दूसरा भाग होगा, उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। देखो गुणनखंड की बेसिक जानकारी लेते हैं पहले, ठीक है बच्चों। चलते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड किसे कहेंगे, गुणनखंड की क्या परिभाषा हो सकती है। देखो, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है, उसमें जिस जिस संख्या का भाग जा रहा है, पूरा पूरा जिन जिन संख्याओं का भाग जा रहा है, वो सभी संख्याएं उस संख्या की क्या होंगी, गुणनखंड होंगी। जैसे 10 है, एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं। 10 पहला एग्जाम्पल लिया हमने 10। 10 में बच्चों एक का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। एक के अलावा 10 में बच्चों पूरा पूरा 2 का भी भाग जा रहा है, ठीक है। 5 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है। तो इस 10 के जो गुणनखंड है वो कितने हुए, 4 हुए बच्चे। कौन सा, 1, 2, 5 और 10। अगर इनकी आपसे संख्या पूछता है कि बच्चों 10 के गुणनखंड कितने होते हैं, 10 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपको आंसर देना है 1, 2, 3, 4, 4 होते हैं। और आपसे गुणनखंड के बारे में पूछे कि क्या क्या होता है गुणनखंड, तो आप कहोगे 1, 2, 5, 10, क्योंकि 10 में इन सभी संख्याओं का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल से देखिए 25। 25 में एक का भाग जाता है बच्चों, जाता है। 5 का भी जाता है। इसके अलावा आपका 25 का ही जाता है। तो 25 के गुणनखंड क्या हुए बच्चों, 1, 5 और 25, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3। आपसे संख्या पूछे तो आप संख्या भी बता सकते हैं। नेक्स्ट 48 है। 48 का गुणनखंड करने हमें, तो 1 का भी भाग जा रहा है 48 में, 2 का भी जाता है। 3 का देखिए, क्या 3 का भी जा रहा है। 3 में हम अंकों का योग करते हैं, 8 और 4 12 हो गए, 12 में 3 का भाग जाता है, तो 3 भी इसका गुणनखंड हुआ। 4 का भी भाग जा रहा है, इसलिए 4 भी गुणनखंड हुआ। 5 का नहीं जा रहा, 6 का भाग देखिए, तो 6 का 6 7 42 6 8 48, 8 बार जा रहा है, तो 6 भी एक इसका गुणनखंड है। 7 का भाग नहीं जा रहा, 8 का जा रहा है, तो 8 भी एक गुणनखंड है। 9 का भाग नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का जा रहा है बच्चों, तो 12 भी क्या है, एक गुणनखंड है। इसके अलावा किसका जा रहा है, 16 दूनी 32, 16 3 48, बच्चों 16 का भी जा रहा है, तो ये भी एक इसका गुणनखंड है। इसके अलावा किसका जा रहा है, 17 18 19 20 नहीं जा रहा, 21 22 23 24, 24 दूनी 48 होते हैं, तो 24 20 का एक गुणनखंड है, 24 का भाग जा रहा है। और लास्ट इसके किसका भाग जा रहा है, 48 48 का ही जा रहा है। तो इन सब में किसका भाग जा रहा है, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 8 12 16 24 और 48, इन सब का भाग जा रहा है। तो इस 48 के गुणनखंड क्या हुए, ये सभी इसके गुणनखंड है। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 48 के गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है, तो आप गिनकर बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है, 10 है बच्चों। इन तीनों में, तीनों एग्जांपल से क्या देख रहे हो आप, एक बात देखी होगी क्या, कि इनमें सब में एक का भी भाग जा रहा है और स्वयं संख्या का भी भाग जा रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है, किसी भी संख्या का गुणनखंड सबसे छोटे से छोटा क्या है, छोटे से छोटा एक है या नहीं, बिल्कुल है, एक है। सबसे छोटे से छोटा गुणनखंड क्या है, एक है। और सबसे बड़े से बड़ा गुणनखंड क्या है, वो संख्या स्वयं ही है कि नहीं है। देखिए इसमें 10 है, इसमें 25 है, इसमें 48। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, जो संख्या है वो ही होगी। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है अभाज्य गुणनखंड। अगला है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है, यदि किसी संख्या के गुणनखंड क्या हो, अभाज्य हो। किसी संख्या के हम गुणनखंड मतलब फैक्टर उसके टुकड़े करते हैं, वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, ठीक है गाइज। देखिए पहले एग्जांपल से चलते हैं, एग्जांपल 45 का देखते हैं। 45 के हमें फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने हैं हमें इससे, इस प्रकार से फैक्टर करके देखेंगे। इसके फैक्टर हैं जो हमारे अभाज्य आएंगे, ठीक है। अभाज्य कैसे आएंगे, देखिए
सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 और 4 9 अंकों का योग 9 हो गया, 9 में 3 का भाग जाता है, तो बच्चों मैंने सबसे पहले 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, राइट। फिर 3 का दिया, क्या आया, 3 पंजू 15, फिर क्या 5 का दिया, 5 एकम 5। तो इसके 45 जो 45 है, इसके क्या हुई, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या आए, 3 3 और 5। अब देखिए बच्चों 3 है 5 है, ये क्या अभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल है, 3 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 और 1 के अलावा। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें पता है क्या होती है, जिसमें 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, तो 3 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा बच्चों, स्वयं और 1 के अलावा। 5 देखें तो 5 में भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, इसको चेक करते हैं, 240। देखो बच्चों 240 के लिए देखिए, इसके फैक्टर करते हैं 240, इकाई अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा बच्चों, दो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120, फिर 2 का दिया 60 आया, 2 का दिया 30 आया, 2 का दिया 15 आया, 15 है, फिर 3 का जाएगा बच्चों, 3 का 5 और 5 का 1, क्या आया इसका 240 का 2 मल्टीप्लाई चिन्ह आता है इनमें, ध्यान रखना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 5। चेक करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48 और 48 पंजू क्या होती है, 240 होता है। अब देखो क्या क्या अंक है, 2 है 3 है 5 है, क्या ये अभाज्य है कि नहीं, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, क्योंकि एक तो न भाज्य नहीं अभाज्य, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है कि नहीं, तो 2 ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य अंक है, ये 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। बोलो इनके गुणनखंड अभाज्य हुए कि नहीं हुए। इससे आगे देखते हैं 180, 180 की करते हैं टुकड़े, करिए बच्चों। देखो 2 का भाग दिया 90, 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का दिया 5 और 5 का 5 एकम 5, क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। आंसर भी देख ले चेक करके सही किए हैं कि हमने टुकड़े, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 पंजू क्या होते हैं 180। तो बच्चों देखिए इसमें 2 है 3 है 5 है, तो ये सब क्या है, ये कैसी संख्या है, ये सब अभाज्य, तो इनके गुणनखंड में क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में फर्क डिफरेंस क्या है। गुणनखंड में तो ये है डिफरेंस कि आप गुणनखंड में जो संख्या आपको दी जाती है उसमें जिस जिस संख्या का भाग जा रहा है उन सबको लिखेंगे, जिस जिस संख्या का सबका भाग जा रहा है उन सबको लिखते हैं, वो तो आता है गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में बेटा हम फैक्टर करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, ठीक है, जो जो टुकड़े आते हैं केवल हम उन्हीं को लिखते हैं। जैसे हमने गुणनखंड में 1 को भी लिखा था, स्वयं संख्या 10 थी, हमने 10 को भी लिखा था, क्या यहां पर हमने 1 को लिखा, नहीं लिखा, 45 को लिखा क्या, नहीं लिखा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में। अब देखिए तो यहां 45 है, इसका अभाज्य गुणनखंड है जो कितनी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 3, क्या कितनी आएगी 3। यहां 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे आपसे तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में डिफरेंस समझे आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आते हैं आपके गुणज। गुणज क्या होते हैं, देखिए बच्चों कोई भी संख्या है उसका गुणज का मतलब उस संख्या को आगे हम किसी भी संख्या से गुणा करते जाएं वो उसका गुणज कहलाएगा। कह रहा है कि किसी संख्या का अन्य संख्या से क्या करें, गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं मूल संख्या की क्या कहलाएगी, गुणज कहलाती। देखिए जैसे 3 है, ठीक है, 3 के गुणज क्या हो सकते हैं, पहले मैं 3 को 1 से करके देखूं तो क्या आया 3, फिर 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, ये इसका गुणज हुआ। 3 का फिर मैंने कोई संख्या 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9, ये भी इसका गुणज है। 3 का मल्टीप्लाई मैंने 4 से किया तो ये भी क्या है इसका गुणज है। 3 का मल्टीप्लाई मैं 15 से करूं तो 45 आता, ये भी इस 3 का क्या है गुणज है, क्योंकि इनमें सब में अब देखते हैं कि 3 6 9 12 45 इन सब में 3 का भाग जा रहा है। या मैं कहूं कि जो संख्या थी हमने जो संख्या उसको किसी भी संख्या से गुणा करो वो संख्या उसकी गुणज कहलाएगी। 7 को देखें कि 7 को 1 से करें तो 7 आता है, 2 से करें तो क्या आएगा 14। इसी प्रकार हम किसी से भी 7 को 10 से करें 70, 70 भी 7 का गुणज होता है। 7 को 15 से भी करें या 15 7 105 होते हैं, तो ये भी 7 की गुणामी तो है, तो ये भी इसका क्या है गुणज है। इस प्रकार 11 का देख सकते हैं, 11 गुणा 1 11, 11 गुणा 2
कितना आया 22। इस प्रकार 2 3 4 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, 6 से गुणा करो, 7 से गुणा करो, कहीं तक भी आप गुणा कर सकते हो। तो इसमें क्या पता लगा बच्चों, एक तो गुणज क्या होता है कि जो संख्या उसको किसी भी संख्या से गुणा करें तो वो उसके गुणज होंगे सभी, ठीक है। दूसरी बात, गुणजों की संख्या क्या निश्चित है? निश्चित है क्या? नहीं है। गुणजों की संख्या कोई भी निश्चित नहीं है। हम गुणजों को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, चलते जाओ कहीं तक भी गुणा करते हो। जैसे 11 है, 11 का आप 100 से गुणा करो, 1000 से कर लो वो भी 11 का गुणज होगा, 10,000 से कर लो वो भी 11 का गुणज होगा। इसलिए हमारे गुणजों की संख्याएं हैं जो निश्चित नहीं होती, अनंत होती। जितनी बड़ी बड़ी संख्या उस गुणा करते जाओ वो उसका गुणज ही होगा, ठीक है। तो अनंत होते हैं, गुणजों का कोई लिमिट नहीं होती है। तो गुणजों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है आपके सामने दे रखी भाज्य संख्याएं। नंबर सिस्टम वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बच्चों आपको बता भी दिया था भाज्य अभाज्य संख्याएं, दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक क्या हो, दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं एक और स्वयं जो संख्या है, स्वयं जो संख्या उसके अलावा किसी अन्य संख्या, किसी और संख्या मतलब कोई भी अन्य संख्या का भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। राइट? क्या समझे कि उस संख्या में एक और स्वयं का, ये तो हमें पता है कोई भी संख्या हो जिसमें एक का भाग तो जाता ही जाता है, और स्वयं जो संख्या है उसका भी भाग जाएगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या कैसी कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल देखिए, दो क्या 1 2 3 इस प्रकार के अंक होते हैं क्या? होते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से अंकों के निर्माण से ही हमें संख्या बनती है हमसे। देखिए इनमें हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। एक बच्चों, एक के लिए क्या बताया मैंने? न तो ये भाज्य नहीं है भाज्य, तो एक हट गई। दो क्या है? दो में बच्चों एक का भाग जा सकता है, और दो स्वयं केवल दो का भी भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। तीन देखिए बच्चों, तीन में एक का भाग जा रहा है और तीन का स्वयं का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। चार देखिए, चार में बच्चों एक का भी भाग जा रहा है, स्वयं चार का भी भाग जा रहा है, इसके अलावा दो का भी भाग जा रहा है। जा रहा है ना? बिल्कुल जा रहा है। तो ये चार क्या हुई? हमारी भाज्य संख्या हुई। ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसके अलावा पांच में नहीं जा रहा, छह भी हमारी भाज्य संख्या है, सात नहीं है, आठ हमारी भाज्य संख्या, नौ है, इसमें तीन का जा रहा है, ये भी भाज्य संख्या, 10 में पांच का जा रहा है, ये भी भाज्य संख्या है, 11 नहीं है, 12 है, ये भी हमारी भाज्य संख्या है। इस प्रकार से समझ सकते हो आप, ठीक है। जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का जाएगा भाग, वो भाज्य संख्या है। अब देखिए अंकों में जीरो से स्टार्ट करते थे हम, 0 1 2 3 4 5 से इस प्रकार से आगे संख्या बन गई, ठीक है। अब देखें तो सबसे पहले एक तो हमारी भाज्य और अभाज्य कुछ भी नहीं है, दो हमारी भाज्य संख्या नहीं है, तीन भी नहीं है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ भी सकता है बच्चों एग्जाम में कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहली हमारी भाज्य संख्या भी क्या आई? 4 आई। सबसे पहली भाज्य संख्या भी कौन सी है? 4 है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप चेक कर सकते हो, किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा तो भाज्य संख्या बन जाएगी, ठीक है। ये कैसी संख्या है? एक जो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। इसके बाद 2 और 3 की बात करते हैं, तो 2 और 3 कैसी हैं? अभाज्य संख्या है, जो हम इस परिभाषा में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए एक बार ये वो समझो, भाज्य संख्या की ये परिभाषा क्या कहती है? जिसके दो से अधिक क्या हो? गुणनखंड। केवल गुणनखंड की कह रही है बच्चों, बात ध्यान देना, इस परिभाषा में केवल गुणनखंड शब्द आया है, न कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड शब्द नहीं आया, केवल गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब यह है कि जिस उस संख्या में जिस जिस संख्या का भाग जा रहा है उन सबको लिख रहे हैं। तो देखो 4 में हमें क्या देखा? एक का भी भाग जा रहा है, 4 में स्वयं 4 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है। तो 4 के गुणनखंड है, उनकी संख्या गिने तो कितनी हुई? 1 2 3। और जबकि परिभाषा में क्या कहा है कि जो इनके गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 2 से अधिक। तो यहां पर 3 है, तो 2 से अधिक हुई कि नहीं? तो ये कैसी संख्या है? 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब भाज्य संख्या पर चलते हैं। ऐसी संख्या है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके क्या होते हैं? गुणनखंडों की संख्या है जो कितनी होती है? 2 होती है बच्चों। यहां 2 से अधिक थी, यहां केवल 2 होती है, वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। या दूसरी परिभाषा देखेंगे तो क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं एक
और स्वयं जो संख्या है उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमने देखा एक नए भाज्य संख्या नहीं है अभाज्य, उसके बाद हमने 2 से शुरू किया तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 भी कैसी है? अभाज्य। 4 भाज्य हो गई थी बच्चों तो 5 कैसी है? अभाज्य। 6 भाज्य हो गई थी तो बच्चों 7 अभाज्य। 8 भाज्य थी, 9 भी भाज्य थी, 10 भी भाज्य थी तो 11 कैसी है? अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याएं चेक कर सकते हैं। देखिए कि 2 में किसी का भाग नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, 5 में भी, 7 में भी, 11 में भी नहीं जा रहा किसी का खुद के अलावा, एक का और खुद का ही जा रहा है। इसमें 2 में 1 का और 2 का ही जा रहा है, 3 में भी 1 का और 3 का ही जा रहा है, 5 में भी 1 का और 5 का ही जा रहा है, इस प्रकार 7 में भी 11 में भी। तो इनमें 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, तो इनके गुणनखंड कितने? 1 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। और यही परिभाषा में कहा है कि जिनके गुणनखंड कितने हो? 2, वो कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं कहलाती। तो बच्चों आपसे पूछ सकता है, भाज्य के लिए मैंने बताया सबसे पहली भाज्य संख्या 4 और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी बच्चों। ठीक है, जो कैसी? सम संख्या भी है, एक सम संख्या भी है 2। ठीक है, और सबसे पहली अभाज्य संख्या भी कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे बच्चों। देखो गाइस, सहअभाज्य संख्याएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अच्छे से समझना। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? कोप्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो नहीं कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका सार्वय गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड का मतलब कॉमन, कॉमन लेना है, सार्वय गुणनखंड केवल क्या हो? 1 हो। उनका जो कॉमन नंबर है वो 1 आए, वो क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्याएं। दूसरी बात परिभाषा देखें तो ये भी हो सकती है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF भी क्या हो? 1 हो, तो वो भी क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्याएं। और इसके अलावा हम इससे भी समझ सकते हैं कि लगातार कोई भी 2 संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य होती है। एग्जांपल से यहां देखते हैं, देखो मैंने लिया, पहले तो पहली परिभाषा देखते हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या जिनका सार्वय गुणनखंड क्या हो? केवल 1 हो। जैसे मैंने 5 और 11 ले लिया, 2 संख्याएं, इनके गुणनखंड किए, इनका गुणनखंड देखा तो क्या आया? 5 का 1 और 5, और 11 का क्या आया? 1 और 11। तो इनमें सारो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में क्या क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है 1, और उभयनिष्ठ क्या आना चाहिए? परिभाषा से भी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका सार्वय गुणनखंड क्या हो? 1, तो इनका सार्वय गुणनखंड क्या आया? 1। तो 5 और 11 कैसी संख्याएं? कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये जो 2 संख्याएं होती है वो कैसी है? अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा देखिए तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। HCF जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम, मान लीजिए एक 4 है और एक 15 है। ठीक है, इन 2 संख्याओं को देखते हैं सहभाज्य में आएंगी क्या? 4 के हमने किए, क्या आया? 1, 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का स्वयं का जा रहा है। 15 में देखिए तो 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 15 का जा रहा है। बच्चों क्या 3 5 15 इसमें है क्या कॉमन? नहीं है, इसमें 1 और 1 है केवल। क्या है? 1 और 1। तो इनका HCF कॉमन में HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। HCF देखने के लिए हम ये फैक्टर करते हैं। ठीक है, मैंने ये आपको समझा दिया सीधा ही गुणनखंड के तौर पे। नहीं फैक्टर करेंगे तो 2 ये आ जाएगा और यहां से 5 1, तो यहां 2 2 आया, यहां 3 और 5 आया, कॉमन तो कुछ है ही नहीं है। जिसका जिन संख्याओं का कोई भी कॉमन नहीं आए उनका HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या हो जिनका कोई भी हमें कोई भी फैक्टर है जो अभाज्य गुणनखंड हमें कॉमन नहीं मिल रहा, नहीं मिलता कॉमन, तो वो उन संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। तो इनका HCF क्या है? दोनों संख्याओं का 4 और 15 का 1। तो ये भी कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्या। तीसरी परिभाषा देखिए, समझे तो क्या है कि 2 लगातार संख्याएं, लगातार 2 संख्याओं का मतलब 5 6 19 20, कोई भी लगातार 2, 51 52 101 101, कोई भी आप 2 लगातार संख्याएं ले लीजिए, इन सबका HCF 1 ही होगा। और ये लगातार 2 संख्याएं क्या कहलाएंगी? लगातार 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखो 5 में किसी का भाग नहीं जा रहा, 6 में 2 और 3 का जा रहा है, लेकिन 5 में 1 और 5 का ही जा रहा है, इसको 1 देख सकते हैं। कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, 1 ही है। ठीक है, तो लगातार 2 संख्याएं HCF देखिए तो इनका 1 ही आ रहा है। तो लगातार कोई भी 2 संख्याएं वो भी कैसी कहलाएंगी? वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो,
इसके बाद आते हैं, हमें गुणनखंड पढ़ा, इनके कुछ गुण हैं जिनको हमें इंपॉर्टेंट है समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे, सीधा पूछ सकता है। जैसे मैंने अभी बता चुका कि किसी भी संख्या के अनंत क्या होते हैं, गुणज होते हैं। मैंने बता भी चुका हूं बच्चों वीडियो में इसमें कि आपको गुणजोग संख्या बताई थी और गुणजों के बारे में बताया था कि कोई भी संख्या है उसके क्या कितने गुणज होते हैं, अनंत गुणज होते हैं। गुणजों की संख्या सीमित नहीं होती, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं होती, अनंत तक होते हैं। जितनी बड़ी संख्या से गुणा करोगे करते जाओ, गुणा होता जाएगा, तो अनंत होते हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं का तथा एक का एक क्या होती है, गुणज होती है। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे कोई भी संख्या, अब मानो कि मैं 12 ले लीजिए, ठीक है, तो ये स्वयं का, एक तो स्वयं का और एक एक का जरूर गुणज होगी। इसके अलावा भी हो सकती है किसी का, लेकिन एक और स्वयं का जरूर गुणज होगी। 12 में एक का भाग जाएगा, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 12 स्वयं का भी जा रहा है। देखिए, तो इसमें क्या कहा है कि एक तो स्वयं का, स्वयं 12 है, 12 का तो गुणज है ही, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखें, गुणज के बारे में पूछ रहा है, इसके अलावा वो एक का भी गुणज होती है। एक से भी क्या 12 गुना नहीं होगा, होता है, ठीक है। तो एक का और स्वयं संख्या है 12, उसका तो वो गुणज होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, तीसरा है, एक प्रत्येक संख्या का, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, एक प्रत्येक संख्या का गुणन एक है जो प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है, बिल्कुल होता है। किसी भी संख्या हो, कोई भी, उस संख्या का एक जरूर गुणनखंड होता है, एक और उस स्वयं संख्या भी। गुणनखंड कहा है केवल, अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा, क्या कहा है, केवल गुणनखंड। और गुणनखंड वो होता है जिसमें जिस जिस संख्या का भाग जाएगा वो आता है गुणनखंड में। तो कोई भी संख्या उसमें एक का तो भाग जाता ही है और जो स्वयं संख्या है उसका भी जाता है। तो एक है जो प्रत्येक संख्या का क्या होती है, गुणनखंड होती है, एक प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। नेक्स्ट देखियो, देखो बच्चों, नेक्स्ट है, शून्य किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि हमें पता है शून्य को किसी भी संख्या से क्या करें, गुणा करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। इसलिए शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन डाल सकता है, आपको एबीसीडी दे सकता है कि कौन सा किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं है, एबीसीडी दे सकता है 0 1 2 3 4, तो आपका आंसर वहां क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं है। पांचवा देखो, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ये मैं बता चुका हूं, पहले ही बता दिया था, गुणनखंड पढ़ रहे थे उस समय, कि 1 का भाग तो जाता ही, तो सबसे छोटा गुणनखंड वो 1 होता है। और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, जो संख्या है वो स्वयं होती है सबसे बड़ा गुणनखंड, और उस संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या स्वयं होती है, ठीक है बच्चों। ये हमने गुणनखंड टॉपिक पढ़ा, इसकी बेसिक बातें हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।